हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमें पढ़ना था चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 10 से, जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन एक्सेट्रा। So where an association is declared unlawful by the notification issued under section 3, which become effective under subsection 3 of that section, any person। अब देखिए कोई पर्सन है, सबसे पहले क्या कर रहा है, who is and continues to be a member of such association, takes part in the meeting of such association, or contributes or receives solicits any contribution for the purpose of such association, or in any way assist operation of such association, तो shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years। तो 2 साल तक सजा मिलेगी और फाइन भी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन है, कोई भी पर्सन जिसने ये कंटिन्यू है, वो किसी भी मेंबर ऑफ एसोसिएशन का या मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, या किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है या रिसीव कर रहा है, सॉलिसिट कर रहा है कंट्रीब्यूशन और एसोसिएशन से रिलेटेड। फिर a person who continues to be a member of such an association or voluntary does an act aiding or promoting any manner object of such association in either is in possession of any unlicensed firearms, ammunition, ammunition मतलब, or explosive or other instrument or substance capable of causing mass destruction and commits any resulting in loss of human life or grievous injury to any person, causes significant damage to property। तो अब कोई पर्सन है जो कंटिन्यू मेंबर है अनलॉफुल एसोसिएशन का, वॉलंटरी कोई भी एक्ट करता है और प्रमोट करता है किसी तरीके का जो ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल एसोसिएशन का, तो पोजीशन में कोई भी अनलाइसेंस्ड अगर फायर आर्म्स है, एम्यूनिशन है, एक्सप्लोसिव्स है, जिससे कि लॉस हो सकता है ह्यूमन लाइफ को, ग्रीवियस इंजरी हो सकती है किसी पर्सन को, सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है प्रॉपर्टी को। तो क्या होगा कि अगर उससे किसी की डेथ हो गई है, इफ सच एक्ट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, तो सच शैल बी लाइबल पनिश्ड फॉर डेथ और इम्प्रिजनमेंट शैल बी लाइबल टू फाइन। तो उसको भी डेथ होगा या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा अगर किसी की डेथ हो जाती है तो, और उसको फाइन भी लगेगा। लेकिन अगर अदर केस शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे नॉट बी लेस देन 5 years, मतलब 5 years से कम तो कहीं भी नहीं होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकता है और उसको फाइन भी देना पड़ेगा, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। फिर है सेक्शन 11 बात करता है पेनल्टी फॉर डीलिंग विद फंड ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन। तो कोई भी तरीके का हमने फंड देखा था कि रोक देते हैं, तो एनी पर्सन हु इज on whom a prohibitory order has been served under subsection 1 of section 7 in respect of any money, security, credit, space, delivery, transfer or otherwise deals in a manner whatsoever with the same in the contravention of prohibitory order, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। तो 3 साल तक उसको सजा मिलेगी और विथ फाइन और विथ बोथ, अगर किसी ने भी प्रोहिबिशन होने का तो फंड वगैरह यूज किए तो। And notwithstanding anything contained in the court with trying such contravention may also impose on person convicted an additional fine to recover from him the amount of monies or credits or the market value of the securities in respect of which the prohibitory order has been contravened or such part thereof as the court may think fit। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर उसके अलावा भी अगर कोर्ट चाहे इतनी पनिशमेंट के अलावा, तो नॉट स्टैंडिंग इन द कोड मतलब इसमें कुछ भी लिखा होगा इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया है तो उससे एडिशनल फाइन भी रिकवर कर सकते हैं, और एडिशनल फाइन मनी और वो क्रेडिट्स और मार्केट वैल्यू जो सिक्योरिटीज का है वो उससे रिकवर कर सकते हैं जो उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जो कोर्ट को डीम फिट लगता है, ठीक लगता है तो। फिर सेक्शन 12 बात करता है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑर्डर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड प्लेस। तो हमने देखा था कोई नोटिफाइड प्लेस भी बता दी जाती है जहाँ पे आना जाना बंद करवा देती है गवर्नमेंट। तो whoever uses any article in contravention of prohibitory order, तो जो कॉन्ट्रवेंशन और मतलब कॉन्ट्रवेंशन किया किसी ने वो ऑर्डर्स का, जो हमने यूज मना किया था कि वहां पे उस प्लेस पे कोई भी कुछ आर्टिकल्स यूज नहीं करेगा जो आर्टिकल्स सीज वगैरह करने वाले थे। इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an order under subsection 3 है of section 8 shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 year। तो 1 साल तक की सजा होगी जिसने भी कॉन्ट्रवेंट किया है, एंड shall also be liable to fine, उसको फाइन भी देना पड़ेगा।
फिर अब सेकंड बात है whoever knowingly or willfully is in effect of attempt to effect entry into a notified place in contravention of order under subsection 4 of section 8 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and shall also be liable to fine। तो अब कोई भी knowingly और willfully वो किसी तरीके का अटेम्प्ट कर रहा है उस जगह पे जाने का या इफेक्ट कर रहा है किसी में एंट्री नोटिफाइड प्लेस में जो कि कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 का, उसको 1 साल तक की सजा मिलेगी और फाइन भी लगेगा। तो फिर सेक्शन 13 बात करता है पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो हूएवर टेक्स पार्ट और कमिट्स और एडवोकेट्स, या तो कोई भी पर्सन है जो कि उसमें पार्ट कर रहा है, मतलब पार्ट ले रहा है, कुछ कमिट कर रहा है, या एडवोकेट्स मतलब किसी तरीके की एडवाइस दे रहा है, अबेट कर रहा है, मतलब वो उस चीज का अबेटमेंट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, इंटाइस मतलब उकसा रहा है, कमीशन कर रहा है अनलॉफुल एक्टिविटी का, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। 7 साल तक की सजा उसको होगी एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी उसको लगेगा। फिर लिखा है whoever in any way assist an unlawful activity of an association declared unlawful under section 3। तो कोई भी पर्सन है जो अनलॉफुल एक्टिविटी को मतलब असिस्ट कर रहा है जो कि डिक्लेयर की गई है अनलॉफुल सेक्शन 3 में, नोटिफाई की गई है, डिक्लेयर की गई है, हैज बिकम इफेक्टिव अंडर सेक्शन 3, सॉरी सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच में एक्सटेंड टू 5 इयर्स। तो 5 इयर्स तक उसकी पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ, या तो फिर और साथ में फाइन भी लग सकता है या तो दोनों ही हो सकता है एक साथ। फिर लिखे प्रोवाइजो में, मतलब सॉरी सबसेक्शन 3 में दिया नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू एनी ट्रीटी। तो ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, किसी ट्रीटी, किसी एग्रीमेंट या किसी कन्वेंशन जो कि एंटर की गई है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, टू एनी नेगोशिएशन देयर इज कैरिड ऑन, जिससे कोई मतलब जो कोई नेगोशिएशन कैरिड ऑन किया गया है, एनी पर्सन ऑथराइज इन दिस बिहाफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में किसी पर्सन को ऑथराइज किया गया, उसने ये किया है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। फिर सेक्शन 14 बात करता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कोड में क्या लिखा है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉग्निजेबल, तो ये कॉग्निजेबल होगी। फिर सेक्शन सॉरी चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 4 में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा चैप्टर 4, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाएगा अदरवाइज। तो पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो अब टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए क्या पनिशमेंट होगी, सबसे पहले टेररिस्ट एक्ट तो समझाया गया है। तो whoever does any act intend to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security, economic security, sovereignty of India with an intent to strike terror, likely to strike in the people or any section of the people in India in or in any foreign country। सबसे पहले कोई पर्सन है जिसकी इंटेंट है कि वो धमकी दे रहा है या धमकी देने की कोशिश कर रहा है और क्या खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो यूनिटी है, जो एकता है भारत की, जो इंटेग्रिटी है, मतलब जो एकजुटता है सब, और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, सॉवरेंटी है इंडिया की, उसमें किसी भी तरीके का इंटेंट टू ट्राई टेरर करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्राइक टेरर करने की कोशिश कर रहा है पीपल में, मतलब लोगों में डर बना रहा है किसी भी सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया में या फॉरेन कंट्री में। फिर ए में दिया हुआ है किस चीज को यूज करके, मतलब ये यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, फ्लेमेबल सब्सटेंस, फायर आर्म, other lethal weapons, poisonous and noxious gases and other chemicals and other substances, whether biological, radioactive, nuclear, or otherwise hazardous nature, or any other means, whether whatever nature or likely to cause। तो उससे कोई भी फर्क, मतलब और भी कुछ अलग तरीके की कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, डेथ या इंजरी हो रही है किसी पर्सन या पर्सन को, लॉस और डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब हो रहा है, किसी तरीके की सप्लाई जो कि एसेंशियल है लाइफ के लिए और कमोडिटी है इंडिया में और फॉरेन कंट्री में, या फिर डैमेज कर रहा है मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस रहता है कंट्री का, वो किसी भी तरीके से खराब कर रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है हाई क्वालिटी ऑफ काउंटरफीट पेपर करेंसी जो है अपने यहाँ की, या कॉइन और अदर मटेरियल को, या फिर डैमेज या डिस्ट्रक्शन कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को इंडिया की या फिर फॉरेन कंट्री की जो कि इंटेंडेड टू बी यूज्ड है डिफेंस करने के लिए इंडिया की, या कनेक्शन है उससे रिलेटेड फॉर अदर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज की। पे टू ओवर एनी मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मतलब कोई क्रिमिनल फोर्स शो कर रहा है गवर्नमेंट को और शो कर रहा है क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट कर रहा है टू डू तो, और कॉज इज डेथ, या डेथ करने की मतलब या तो डेथ कर रहा है, पब्लिक फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर रहा है, और अटेम्प्ट कर रहा है कॉज
डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनैलिटी, तो पब्लिक फंक्शनैलिटी की डेथ करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आगे डिफाइन क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा मैं। Detains, kidnap, abduct a person threatened to kill or injure such person does any act, order, compel government of India, any state or any state government or government of foreign country, an intentional an international and intergovernmental organization of any other person to do so or abstain from doing any act or commits terrorist act. तो किसी को भी डिटेन कर रहा है, किडनैप कर रहा है, एबडक्ट कर रहा है और उसको धमकी दे रहा है कि वो किल कर देगा, इंजर कर देगा या कोई भी ऐसा एक्ट करेगा, कंपील करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को या कोई भी गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री की है, जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अदर पर्सन जो कि है एब्सटेन कर रहा है या तो मतलब करने से रोक रहा है या कर रहा है, तो उसने टेररिस्ट एक्ट किया। अब इस सेक्शन के लिए पब्लिक फंक्शनैलिटीज की यहाँ पे बात हुई थी। पब्लिक फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं और एनी अदर फंक्शनरी जो कि नोटिफाई की गई ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एज पब्लिक फंक्शनैलिटी फंक्शनैरिटीज। तो पब्लिक फंक्शनरी क्या है? तो पब्लिक फंक्शनरी ये है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होंगी या कोई अदर फंक्शनरी जो कि नोटिफाइड की गई ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो पब्लिक फंक्शनरी बोलेंगे उनको। फिर बी में हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी का क्या मतलब होगा? तो यहाँ पे होगा मीन्स द काउंटरफिट करेंसी एज डिक्लेयर्ड आफ्टर एग्जामिनेशन बाय द authorized or notified forensic authority that such currency intimates or compromises with the key of security features as specified in the third schedule। तो हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी को क्या बताया जाएगा? तो जो कि करेंसी को काउंटरफिट करना है जो कि डिक्लेयर किया गया आफ्टर एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन करने के बाद अथॉरिटी के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया और नोटिफाई किया गया फॉरेंसिक अथॉरिटी के द्वारा कि जो करेंसी है उसको इंटीमेट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो कि इसकी सिक्योरिटी फीचर्स है, ये इसके बारे में थर्ड शेड्यूल में ज्यादा बताया हुआ है। फिर इसके बाद सेकंड बात करता है टेररिस्ट एक्ट। तो इसमें टेररिस्ट एक्ट में इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस विच इज विद इन द स्कोप एंड एज डिफाइंड इन द एक्ट ऑफ टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। तो टेररिस्ट एक्ट वो है जिसमें इंक्लूड किया गया है किसी भी तरीके का इसके स्कोप में, क्योंकि डिफाइन किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, जो कि टेरिटरी स्पेसिफाई की गई है सब सेकंड शेड्यूल में। मतलब कोई भी टेररिस्ट एक्ट है उसमें वो चीजें इंक्लूड की जाएंगी जो कि किस स्कोप में ऑफेंस है, और उनको डिफाइन किसमें किया गया है? तो सेकंड शेड्यूल में डिफाइन किया गया है। फिर पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट। तो टेररिस्ट एक्ट के लिए क्या पनिशमेंट होगी? तो हु एवर कमिट्स टेररिस्ट एक्ट शैल रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अ पर्सन। अगर कोई भी ऐसा टेररिस्ट एक्ट कर रहा है जिससे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो शैल पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन और फाइन भी लगेगा। और अगर अदर केस है ही विल बी पनिश ही सॉरी इन एनी अदर केस बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच में नॉट लेस देन 5 ईयर्स। तो 5 साल से कम नहीं होगा और जिस एक्सटेंड होके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकता है और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। फिर सेक्शन 16A बात करता है, वो रिपील हो चुका है। तो सबसे पहले ये बात क्या करता है? तो पनिशमेंट फॉर मेकिंग डिमांड्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, न्यूक्लियर डिवाइसेस एक्सेट्रा। जो भी अगर इन सब चीजों की मांग करता है तो उसको ओमिट कर दिया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट का, जो कि एक्ट नंबर 2013 था, एक्ट नंबर 3 था। और कब से ये डिलीट कर दिया था? तो 1 फरवरी 2013 से ये डिलीट कर दिया गया। फिर सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट। अब देखिए कोई भी अगर पर्सन है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए फंड को रेज कर रहा है, मतलब फंड की मांग कर रहा है या फंड को इकट्ठा कर रहा है, तो whoever in India or any foreign country directly or indirectly, या तो कोई भी इंडिया में इंडिया के बाहर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेजेस प्रोवाइड फंड्स कलेक्ट फंड, या तो रेज कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है फंड या कलेक्ट कर रहा है फंड, वेदर फ्रॉम आ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सोर्स, फर्क नहीं पड़ता कि वो इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट सोर्स से कर रहा है, पर्सन से कर रहा है, पर्सन से कर रहा है, मतलब या तो सिंगल पर्सन से कर रहा है पर्सन की ग्रुप से, और अटेम्प्ट कर रहा है प्रोवाइड करने का, और रेज कर रहा है कलेक्ट कर रहा है फंड फ्रॉम पर्सन और नोइंग दैट
फंड इज लाइकली टू बी यूज, उसको पता है कि फंड जो है वो लाइकली टू बी यूज मतलब यूज करा जाएगा इन फुल और इन पार्ट ऑफ अ पर्सन और पर्सन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको पता है कि या तो ये फुल या ये पार्ट में किसी भी पर्सन या पर्सन के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट गैंग के इंडिविजुअल टेररिस्ट के द्वारा यूज किया जाएगा कमिट करने के लिए टेररिस्ट एक्ट के लिए। तो नॉट स्टैंडिंग वेदर सच फंड इज एक्चुअली यूज्ड और नॉट यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उस वाले फंड को यूज किया गया या अभी तक यूज नहीं किया गया उस ऑफेंस के लिए, उसको शैली पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे नॉट लेस देन 5 years। तो 5 साल से कम उसको सजा नहीं होगी और एक्सटेंड होते होते इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकती है और फाइन भी लगेगा साथ में। फिर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, तो सेक्शन के हिसाब से पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग इन एनी एक्ट स्टेटेड इन देयर इट शैल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो इस सेक्शन के हिसाब से अगर किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, डायरेक्शन हो रहा है किसी भी एक्ट में जो कि स्पेसिफाइड किया गया है, तो सॉरी स्टेट किया गया है therein, वो एक ऑफेंस माना जाएगा। फिर या तो रेजिंग फंड में क्या क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूड रेजिंग और कलेक्टिंग द प्रोवाइडिंग सॉरी इंक्लूड रेजिंग और कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग फंड्स थ्रू प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ काउंटरफिट इंडियन करेंसी। एंड तो इसमें रेजिंग जो होगी फंड की वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि रेजिंग कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है, प्रोवाइडिंग कर रहा है फंड्स की किसके थ्रू, थ्रू प्रोडक्शन और स्मगलिंग, स्मगलिंग या प्रोडक्शन के थ्रू कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है मतलब फैला रहा है हाई क्वालिटी ऑफ काउंटरफिट इंडियन करेंसी को। फिर सी पॉइंट बात करता है रेजिंग और कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग फंड्स। तो रेजिंग कर रहा है, कलेक्टिंग कर रहा है, प्रोवाइडिंग फंड कर रहा है एनी मैनर फॉर बेनिफिशियल, तो सॉरी एनी मैनर फॉर द बेनिफिट ऑफ टू एन इंडिविजुअल टेररिस्ट, कि किसी इंडिविजुअल टेररिस्ट का बेनिफिट हो अगर, या फिर टेररिस्ट गैंग का या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर पर्पस नॉट स्पेसिफाइडली कवर्ड अंडर द सेक्शन 15। और जरूरी नहीं कि सेक्शन 15 में जो चीजें दी गई वो स्पेसिफिकली कवर्ड हो, शैल ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट एज एन ऑफेंस, तो उसके अलावा भी ऑफेंस माना जाएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ सेक्शन 15 में जो चीजें बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर वो करेगा तो टेररिस्ट फंड में यूज करना माना जाएगा, अदरवाइज भी करेगा तो भी चलेगा, मतलब ये तो आ जाएगा इसमें। फिर सेक्शन 18 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा। तो हूएवर कंस्पायर और अटेम्प्ट टू कमिट और एडवोकेट, मतलब कोई भी अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, अटेम्प्ट टू कमिट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई भी एडवोकेट कर रहा है मतलब एडवाइस कर रहा है, एडवाइट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, फिर इंटाइस कर रहा है मतलब भड़का रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैसिलिटेट कर रहा है कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट में कमीशन करने में, और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, और कोई भी जो एक्ट है उसमें प्रिपरेशन करने में मदद कर रहा है टेररिस्ट एक्ट को, तो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में नॉट लेस देन 5 years। तो उसको 5 years से कम की सजा नहीं मिलेगी बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड हो सकता है, और उसको शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो फाइन भी लगेगा। अगर ये कॉन्स्पिरेसी करता है तो क्या सजा मिलेगी, तो 5 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी और एक्सटेंड होते होते इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकती है, और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा। तो हमने सेक्शन 18 तक पढ़ लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।